नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद अभी पर। दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो घटना चक्र में दिए गए हैं। इसमें हम 38वीं बीपीएससी से लेकर 17वीं बीपीएससी और 17वीं पुनः परीक्षा और साथ में बीपीएससी शिक्षक भर्ती TRE 1, TRE 2 और TRE 3 और साथ में TRE 3 पुनः परीक्षा तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी TRE 4 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी रहेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए या वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल टारगेट विद अभी को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही उपयोगी वीडियो मिलती रहें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका क्षेत्रफल से। यह है आपका कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी आपके विकल्प हैं संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है। ऑप्शन बी है संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। ऑप्शन सी है संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है और ऑप्शन डी है संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। दोस्तों, आप भी साथ में सभी प्रश्नों का उत्तर देते चलिए। तो इसका आपका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, आपका 17% जनसंख्या है, क्योंकि जो भारत की जो जनसंख्या है आपकी टोटल वो है आपकी 17.5, उसके नियर अबाउट ये 17% दिया हुआ है, तो विकल्प बी सही है। और जो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अक्षांशीय विस्तार से है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका जो ऑप्शन बी है उड़ीसा, इससे आपका कर्क रेखा नहीं गुजरती है, क्योंकि जो कर्क रेखा गुजरती है आपकी भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो हैं आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसलिए आपका ऑप्शन बी इसमें सही है, क्योंकि उड़ीसा से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत विस्तृत है, भारत का जो विस्तार है आपके ऑप्शन हैं 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर से तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। ऑप्शन बी हैं 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर से तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। तो इसमें आपका ये सभी विकल्प दिए हुए हैं। आपका इसमें जो सही उत्तर है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो भारत का जो विस्तार है आपका वह है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। और आपको बता दें ये जो कर्क रेखा है भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो इसमें आपका विकल्प नंबर डी इसमें आपका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या आप देख लीजिए, दिया हुआ है कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य हैं। देखते हैं अब अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो जो इसमें आपके विकल्प हैं, विकल्प ए भोपाल मध्य प्रदेश का, विकल्प बी आइजोल, विकल्प सी रांची, विकल्प डी उपरोक्त में से एक से अधिक, विकल्प ई इनमें से कोई नहीं। तो जो कर्क रेखा आपके उत्तर में अवस्थित है वो है आपकी मिजोरम के जो आइजोल है आपका,
विकल्प नंबर बी आपका सही है। इसमें आपको बता दें कि जो आइजोल है मिजोरम, ये नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और साथ में जो ये विकल्प ए है भोपाल, ये मध्य प्रदेश का मतलब कि और ये रांची जो कि झारखंड में, ये कर्क रेखा के दक्षिण में मतलब कि स्थित है। और जो आइजोल है आपका उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है मानक समय से। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए +4 घंटे, ऑप्शन बी +5 घंटे, ऑप्शन सी -5 घंटे, ऑप्शन डी -4 घंटे। इसमें आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी +5 घंटे, क्योंकि आपका जो ग्रीनविच का जो समय होता है भारत का वह 5.5 घंटे है, पर इस ऑप्शन में उसके नज़दीक में +5 घंटे दिया हुआ है, इसलिए विकल्प आपका बी इसमें सही है। प्रश्न नंबर 2 है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? आपके ऑप्शन है मालवा का पठार, बी बुंदेलखंड, सी बघेलखंड, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी बघेलखंड। जो ये बघेलखंड है पठार आपका छत्तीसगढ़ पर कर्क रेखा और जो भारतीय मानक रेखा समय रेखा है एक दूसरे को काटती हैं। और यह दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ के एक जगह सूरजपुर का मतलब क्रॉसिंग पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हैं। और भारतीय मानक देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और मालूम है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दूसरे का विकल्प नंबर सी इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय मानक समय कितना आगे रहता है? ये भी प्रश्न आपके रिपीटेड हैं। बीपीएससी के अक्सर प्रश्न किसी न किसी वर्ष रिपीट किए जाते हैं। शिक्षक भर्ती में भी बहुत सारे प्रश्न रिपीट हुए थे। इसमें आपके ऑप्शन है 5.5 घंटे, बी 6 घंटे, सी 5 घंटे, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 5.5 घंटे। इसमें आपको बता दें कि जो भारत में 82.5 ईस्ट के देशांतर 82.5 पूर्व के देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। और मध्याह्न रेखा जो होती है वो स्थानीय समय पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में माना जाता है। जो प्रधान मध्याह्न रेखा होती है आपकी 0 डिग्री है और ग्रीनविच रेखा के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसीलिए इसको ग्रीनविच रेखा के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है सीमावर्ती देश से। इसमें जो प्रश्न नंबर 1 है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? आपके विकल्प हैं मैक-मोहन रेखा, विकल्प बी रेडक्लिफ रेखा, विकल्प सी इंदिरा पॉइंट, विकल्प डी डुरंड रेखा, विकल्प ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसमें जो आपका सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, भारत और चीन के सीमा रेखा को हम लोग मैक-मोहन रेखा कहते हैं। इसमें आपका जो रेडक्लिफ है ये है भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और डुरंड रेखा है जो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। और जो ये इंदिरा पॉइंट है ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। चारों विकल्प बता दें आपको, तो इसमें जो विकल्प ए है मैक-मोहन रेखा, ये भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं इसका। म्यांमार के साथ भारत किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? जो म्यांमार के साथ भारत की किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? आपके ऑप्शन हैं मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम। ऑप्शन डी तुम से एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। आप भी उत्तर देने की कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में बताते रहें।
इसका हम आपको बता दें, सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर और नागालैंड आपका 215 किलोमीटर और मणिपुर आपका 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर, ये जो राज्य हैं जिनकी सीमाएं आपकी म्यांमार से स्पर्श करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न आपका बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा जा चुका है। तो इसमें आपका विकल्प जो सी है बांग्लादेश, यह आपका सही हो जाएगा। जो आपका बांग्लादेश है यह सबसे लंबी सीमा लगती है, मतलब कि भारत की जो लंबी सीमा रेखा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है और इसकी जो लंबाई है आपकी 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर है। और ये जो रहा आपकी असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये सभी जो भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। इसमें आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 नहीं है इसमें। अगला जो टॉपिक स्टार्ट है भौतिक विभाजन, भारत के प्राकृतिक प्रदेश। तो इसको देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही पहचान कीजिए। पहला विकल्प है आपका, ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। विकल्प 2 है, निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है। 3 है इसमें आपका, शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। इसको हम जूम आउट करते हैं। इसमें आप उत्तर देने की कोशिश करें। तीनों में आपका कौन सा गलत है, कौन सा सही है, पहचान कीजिए। इसमें आपको बता दें कि जो विकल्प नंबर 2 है इसमें वो आपका सही नहीं है। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है, ये आपका सही नहीं है। इसमें आपका विकल्प ए, ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है और विकल्प 3 शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। तो 1 और 3, तो इसमें 1 और 3 किसमें है, केवल आपका 1 और 3 विकल्प नंबर सी में है आपका। तो इसका आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। ऑप्शन ए, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का विस्तारित भाग है। ऑप्शन 2, कश्मीर घाटी की रचना एक समविनती में हुई है। ऑप्शन 3 है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। और ऑप्शन 4 है आपका, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। इसमें आपके जो कूट हैं उसमें आपको मिलान करना है, पूरा देख लीजिए आप। तो इसमें आपका जो प्रश्न 2 का ये भी आपका सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्ति में हुई है, ये भी सही है। और गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, ये भी आपका सही है। इसके हिसाब से आपका विकल्प नंबर ए आपका इसमें सही है। 1, 2, 3, 4 क्यों गलत है? क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट से टक्कर से हुई है, न कि आपकी चीनी प्लेट के या चीनी प्लेट का कोई भी विवरण आपको क्या बोलते हैं कि टेक्टोनिक सिद्धांत में आपको नहीं दिया गया है। तो इसलिए आपका प्रश्न 2 का 1, 2, 3 आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? आपके विकल्प हैं
ए मुंगेर, बी रोहतास, सी जुमई, डी नवादा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें आपका जो भूस्तरीय रचना वाला नहीं है वो आपका ऑप्शन बी रोहतास। रोहतास आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या पर नज़र डालते हैं। इसकी व्याख्या है कि बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा एवं जुमई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। जो ये रोहतास है आपका दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती हैं और बिहार में विभिन्न भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी जो कि रोहतास में पाई जाती हैं। तो इसके अनुसार आपका विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भारतीय उपमहाद्वीपीय पूर्व में मूलतः एक भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। आपके विकल्प हैं 33 का, विकल्प बी गोंडवाना लैंड का, सी पेंजिया का, डी उसमें से एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का यह एक भाग था। इसकी व्याख्या पर नजर डालें तो देख लिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार जो भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूभाग का हिस्सा था जिसे गोंडवाना महाद्वीप कहते हैं। यह विशाल महाद्वीपीय क्रिटेशियस काल के दौरान भारत, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में विभाजित हो गया। इस प्रश्न का यह आपका व्याख्या था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपको आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में करना है। आरोही अवरोही का एक नॉर्मल पहचानने का ट्रिक होता है कि अवरोही आरोही ओ आपका छोटा, आ आपका बड़ा है, तो उस हिसाब से आ बड़ा है तो बढ़ते क्रम में और ओ आपका छोटा है तो घटते क्रम में। एक याद करने का आरोही अवरोही में अगर जिसको भी कन्फ्यूजन होता हो तो उसका एक नॉर्मली छोटा सा ट्रिक है। तो आपके विकल्प इसमें देखते हैं। विकल्प ए केंद्रीय उच्च भाग, विकल्प बी महान मैदान, विकल्प सी तटीय मैदान, विकल्प डी आपका विकल्प 4 है मतलब उत्तरी पर्वत। तो इसमें आपका हो जाएगा पहला पे तटीय मैदान आपका पहले पे आता है, उसके बाद आपका आता है केंद्रीय उच्च भाग, उसके बाद महान मैदान, लास्ट में आता है आपका उत्तरी मैदान। उस हिसाब से आपका हो जाएगा 3 2 3 1 2 4। तो विकल्प आपके देखते हैं। तो इसमें आपके जो विकल्प हैं 3 1 2 4, ऑप्शन ए इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है। ये प्रश्न आपका बीपीएससी टीचर 11th-12th में पूछा गया था। यह बीपीएससी टीचर में यह प्रश्न आपके रिपीट हुए हैं। टीआरई 3 में भी प्रश्न आ चुका है पर उसका केवल विकल्प जो था वो दक्षिण से पूछा उसमें, और उसमें कुछ अलग दिशा से पूछा हुआ था। इसमें आपको जो विकल्प है इस प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके विकल्प हैं ए लद्दाख, विकल्प बी काराकोरम, और विकल्प 3 है आपका पीर पंजाल, विकल्प 4 है जास्कर। तो ये आपका हो जाएगा इसमें आपका दक्षिण की ओर क्रम से आपका सबसे पहले इसमें आपका आ जाएगा काराकोरम,
उसके बाद आपका लद्दाख, उसके बाद आपका जास्कर, फिर लास्ट में आएगा आपका पीर पंजाल। 1 2 3 4, इसे आप सबका हो जाएगा। सबसे पहले तो ये 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3। इसमें आपका विकल्प नंबर बी आपका इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। आपके ऑप्शन हैं ए पेडी प्लेन, बी पेनी प्लेन, सी जीओसी इंक्लाइन, डी कास्ट प्लेन, ई एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 7 का आपका जो सही उत्तर है विकल्प नंबर सी जीओसी इंक्लाइन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको बता दें इसका जो निर्माण हुआ था आपका मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के दौरान हुआ था। प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों में से बनी है। चट्टानी प्रणालियों को उनके विवरण से मिलान कीजिए। इस विकल्प को देखते हैं। आपका जो ए है धारवाड़ चट्टान प्रणाली, तो ये आपका हो जाएगा ए का सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। और विंध्य चट्टान जो प्रणाली है ये आपका हो जाएगा बलुआ पत्थर। ये इसका ए का 3 और बी का हो जाएगा आपका 4 बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और सी का हो जाएगा आपका क्वाटरनी चट्टान प्रणाली, ये हो जाएगा हिमानी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित। और डी आपका जो बचा वो आपका हो जाएगा पश्चिम चंपारण जिले में पाई जा सकती हैं तृतीय चट्टानी प्रणाली। इस हिसाब से आपका कूट देखते हैं। इसमें आपका जो बी है 3 1 4 1 2 आपका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सामने मिलाते हुए बताया गया है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका न्यू टॉपिक है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इसका पहला सवाल है हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। आपके विकल्प हैं ट्रांस हिमालय, बी शिवालिक, सी बृहत हिमालय, डी अरावली। तो इसमें आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी शिवालिक। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। संरचनात्मक के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। ये आपकी व्याख्या हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है। इनमें से बताना है आपको कि कौन सी चोटियां भारत में नहीं है। आपके विकल्प हैं धौलागिरी, बी नंगा पर्वत, सी कामेत, डी वृत्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो नंगा पर्वत और कामेत है ये तो भारत की है, और ये धौलागिरी है आपका ये आपका नेपाल में पड़ता है। यह नेपाल में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें जो कामेत है ये आपके उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। और जो नंगा पर्वत है यह जास्कर श्रेणी में भारत के पाकिस्तान के मतलब कि अधिकृत क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं। ऑप्शन ए कंचनजंगा, बी एवरेस्ट, सी K2, डी वृत्त में से एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है विकल्प ए
कंचनजंगा, ये आपका सही है। इसकी जो आपकी ऊंचाई है, भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है कंचनजंगा, इसकी जो ऊंचाई है 8,586 मीटर है और यह आपके भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। और ये जो विकल्प बी है एवरेस्ट, ये आपकी जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यह नेपाल में स्थित है, इसलिए इसको भारत का सबसे ऊंची चोटी नहीं माना जाएगा। और इसकी जो ऊंचाई है आपकी माउंट एवरेस्ट की 8,849 मीटर, ये हो गया आपका 8,849 मीटर। और ये जो आपका विकल्प सी है K2, इसकी जो ऊंचाई है आपकी 8,611 मीटर है, जो कि ये काराकोरम रेंज में स्थित है। और ये जो पड़ता है पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्र, जिसको हम लोग गिलगित बाल्टिस्तान कहते हैं, उसके अंतर्गत आता है। तो इसलिए इसको भी भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं माना जाएगा। कहीं कहीं देखा गया कि K2 दिया होता है, तो बीपीएससी और अन्य परीक्षाओं में आमतौर पर देखा गया है कि कंचनजंगा को भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। लेकिन अगर भारत के दावे के अनुसार पूछा जाए तो K2 भी विकल्प मान सकते हैं, इसलिए किसी किसी बुक में आपका K2 भी दिया रहता है। देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है। सबसे लंबा आपके विकल्प हैं गंगरी, बी बतुरा, सी हिस्पर, डी वृत्त में से इनमें से कोई नहीं। इसके बारे में आपको बता दें कि जो ये हिमनद है, क्या कहते हैं कि हिस्पर आयोग ने, मतलब बीपीएससी आयोग ने हिस्पर को सही माना है, ठीक। पर हिस्पर की जो लंबाई है आपकी 49 किलोमीटर है। और इसमें जो ये बतुरा है, इसकी लंबाई है आपकी 57 किलोमीटर। तो इस बुक के अनुसार इसका उत्तर ये बतुरा होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने इसका उत्तर आपका हिस्पर माना है। इस बुक में जो व्याख्या दिया हुआ है उसके अनुसार जो बतुरा की लंबाई है आपकी 57 किलोमीटर है, तो इस हिसाब से बी सही होना चाहिए, पर बीपीएससी आयोग ने आपका सी माना है, इसलिए इस प्रश्न को कई बार बता चुके हैं आपको। अगला प्रश्न है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। ऑप्शन है आपके इयोजोइक में, बी पैलियोजोइक में, सी मेसोजोइक में, डी सीनोजोइक में। इसका जो आपका सही उत्तर है विकल्प नंबर डी सीनोजोइक में। ये आपका जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक को हम लोग बाह्य हिमालय भी कहते हैं, और इसका जो सबसे पुराना है आपका ऑप्शन डी सेनोजोइक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर स्थित है। बृहत हिमालय या हिमाद्री के पूर्वी छोर पर स्थित है। ऑप्शन ए गुरु पहाड़ी, ऑप्शन बी नंगा पर्वत, ऑप्शन सी खासी पहाड़ी, ऑप्शन डी नामचा बरवा। इसमें आपका जो सही उत्तर है विकल्प डी नामचा बरवा आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो नामचा बरवा है यह दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है, और यह पर्वतमाला हिमालय की सबसे पूर्वी छोर पे स्थित है, और यह विश्व का 28वां सबसे लंबा पर्वत है, तो नामचा बरवा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। ऑप्शन ए जास्कर, बी पश्चिमी पीर पंजाल, ऑप्शन सी लद्दाख, डी पूर्वी पीर पंजाल। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी पूर्वी पीर पंजाल। प्रश्न नंबर 8 है अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 8.02 किलोमीटर, ऑप्शन बी 9.02 किलोमीटर, ऑप्शन डी 10.02 किलोमीटर और 11.02 किलोमीटर। इसमें आपका जो रोहतांग हिमाचल प्रदेश की जो लंबाई है आपकी वो है 9.02 किलोमीटर। विकल्प नंबर बी आपका सही है। आपका अगला टॉपिक है दक्षिण एवं मध्य भारत
कि पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। इसका पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है? ऑप्शन ए विंध्याचल श्रेणी, ऑप्शन बी हिमाचल श्रेणी, ऑप्शन सी अरावली श्रेणी और ऑप्शन डी पूर्वी घाटी। तो इसमें आपका जो विंध्याचल श्रेणी है ये आपका सही हो जाएगा। विकल्प नंबर ए आपका सही है। यह आपकी जो विंध्याचल श्रेणी है ये दक्षिण में मध्य जो उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। यह श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो यह है आपका विकल्प नंबर सी नीलगिरी पहाड़ी। सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? तो इसमें आपका जो सही उत्तर है विकल्प नंबर सी नीलगिरी की पहाड़ियां। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारतीय समुद्रशास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है? तो आपके विकल्प हैं कैलाश 2 तो कैलाश द्वितीय, बी रमन सागर पर्वत, सी सागरकर्णी सागर पर्वत और सी बम्बई पर्वत। तो इसका जो नाम रखा गया है वह है रमन सागर पर्वत। विकल्प नंबर बी आपका इसमें सही है। प्रश्न नंबर 5, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं? आपके विकल्प नीलगिरी पर्वत, विकल्प बी सह्याद्री, विकल्प डी दक्कन पठार, डी इनमें से कोई नहीं। आपका विकल्प बी सह्याद्री आपका सही है, क्योंकि पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, कन्याकुमारी में सटी पहाड़ियाँ हैं। कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ हैं। अब विकल्प ए अन्नामलाई पहाड़ियाँ, बी नीलगिरी पहाड़ियाँ, सी कार्डामम पहाड़ियाँ, डी सेवराया पहाड़ियाँ, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें आपका जो विकल्प सी है कार्डामम पहाड़ियाँ आपका सही है। विकल्प नंबर सी इसमें आपका सही है। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? ऑप्शन ए कानन देवन, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी दार्जिलिंग, डी गिरनार। तो जो इसमें आपका पहाड़ी पर चाय बागान मतलब किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है वो है आपका गिरनार। विकल्प नंबर डी आपका इसमें सही है। यहाँ पे गिरनार में कोई भी चाय बागान नहीं है, बल्कि दार्जिलिंग में, कानन देवन में, नीलगिरी में आपका चाय बागान है। प्रश्न नंबर 8 है आपका, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? ऑप्शन ए सतपुड़ा श्रेणी, ऑप्शन बी विंध्याचल श्रेणी, ऑप्शन डी सी पूर्वी घाट, ऑप्शन डी शिवालिक श्रेणी। तो सोमेश्वर जो श्रेणी है वो आपकी शिवालिक श्रेणी का एक हिस्सा है। तो विकल्प नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है। आपके विकल्प हैं गोंडवाना लैंड, बी लारेसिया लैंड, सी अंटार्कटिका महाद्वीप, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि है ये आपका गोंडवाना लैंड, विकल्प ए आपका सही है, ये इसका भाग है। इसके अंतर्गत आपके दक्षिण प्रायद्वीप उच्च भूमि के अंतर्गत आपके मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और महाराष्ट्र आपके महाराष्ट्र के कुछ हिस्से आपके शामिल हैं। बाकी ये सभी दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं ये? विकल्प ए अनाईमुड़ी में, विकल्प बी कलसुबाई में, सी डोट्टाबेट्टा में, डी
पुष्पगिरी में। तो जी आपका जो मिलता है अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी, ये आपकी अनाईमुड़ी में मिलती है। विकल्प नंबर ए आपका इसमें सही है। अगला टॉपिक है पर्वत चोटियाँ। इसका जो पहला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए K2 गाडविन आइंस्टीन, बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी, डी एवरेस्ट। तो इसमें भारत की जो पर्वत चोटी की सबसे है सर्वोच्च पर्वत चोटी है आपकी K2 गाडविन आइंस्टीन। विकल्प ए इसमें आपका सही दिया हुआ है। और यह प्रश्न आपका बीपीएससी के 1997 में आया हुआ था। तो इसके बारे में 1997 में जब ये आया हुआ था तो उसकी अभी व्याख्या इसमें दिया हुआ है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गाडविन आइंस्टीन या इसको K2 बोलते हैं, यह आपका काराकोरम श्रेणी पर्वत पर स्थित है और यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। ठीक, इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। तो इसलिए इसके जो ऊपर प्रश्न देखे हैं, पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, तो इसलिए आपको K2 गाडविन उसमें सही नहीं दिया था, उसमें कंचनजंगा दिया हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? आपके विकल्प हैं अरावली, बी एंडीज, सी एलिप्सियन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपके युवा पर्वत नहीं है आपका विकल्प डी उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको बता दें कि जो नवीन पर्वत जो होते हैं, नवीन वलित पर्वत, उसमें आते हैं आपके हिमालय, आल्प्स, ठीक, जबकि प्राचीन वलित पर्वत में आपके अरावली, और जो अरावली है आपके भारत, और अल्पेशियन जो है उत्तरी अमेरिका, और यूराल पर्वत जो कि रूस में है, ये सभी आपकी प्राचीन वलित पर्वत में आते हैं। तो आपका जो प्राचीन पर्वत में आपका अरावली भी हो गया, ठीक, अल्पेशियन भी हो गया, तो इसलिए इसमें आपका एक से अधिक इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिम रेखा एवं हिमनद टॉपिक से। पहला प्रश्न, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। आपके विकल्प हैं 4300 से 6000 मीटर पूर्व, ऑप्शन बी 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, और ऑप्शन सी 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। तो हिमालय में जो हिम रेखा जो होती है वो आपकी 4300 से आपके 6000 मीटर के बीच में होती है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी निम्न हिम रेखा है? विकल्प हैं आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्र, बी हिमानी क्षेत्र, सी अल्पस क्षेत्र, डी विपरीत में से एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका जिसकी निम्न हिम रेखा है वो आपका है अल्पस क्षेत्र। विकल्प सी इसमें आपका सही है, सी आपका सही है इसमें। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी हिमालय क्षेत्र, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें आपका जो पूर्वी घाट है ये आपका सही है, विकल्प नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका लिखापानी हिमनद है ये है भारत के आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, विकल्प नंबर ए आपका सही है। प्रश्न नंबर 5 है कि मुल्ला, मरकत और बोलन क्या है? आपके विकल्प हैं कश्मीर के शहर, बी पर्वतीय दर्रे, सी पर्वत चोटियाँ, डी एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपके पर्वतीय दर्रे, मुल्ला, मरकत, बोलन, ये सब पर्वतीय दर्रे हैं, विकल्प नंबर बी आपका सही है। अगला टॉपिक है पठार से पहला प्रश्न, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुई हैं। आपका विकल्प ए है इयोजोइक महाकल्प से, में बी पैलियोजोइक महाकल्प से, सी मेसोजोइक महाकल्प से, डी सोनोजोइक महाकल्प से। तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं आपके सोनोजोइक, विकल्प डी
सेनोजोइक महाकल्प में। प्रश्न नंबर आपका 2 है, छोटा नागपुर पठार है। विकल्प हैं आपके, एक अग्रगंभीर है, बी एक गर्त है, सी एक पदस्थली है, सी एक डी आपका एक संप्राय भूमि है। तो छोटा नागपुर पठार आपका एक अग्र गंभीर है, एक अग्र गंभीर है। अगला प्रश्न देखते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है आपके उड़ीसा में। विकल्प ए आपका सही है। विकल्प ए आपका इसमें सही है। दंडकारण्य क्षेत्र किस इस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका उड़ीसा में। अगला इसका आपकी व्याख्या बता दें कि दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह मुख्यतः आपका उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। हालांकि जो दंडकारण्य है क्षेत्र का बहुत छोटा भाग मध्य प्रदेश में भी थोड़ा सा पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? आपका ऑप्शन है भुवन पहाड़ियाँ, बी गोरा पहाड़ियाँ, सी खासी पहाड़ियाँ, डी जयंतिया पहाड़ियाँ। तो इसमें आपका जो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, भुवन पहाड़ियाँ। और आपको बता दें कि इसमें जो भुवन पहाड़ी है यह आपकी मिजो हिल्स का भाग है। यह आपका मिजो हिल्स का भाग है और जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंश है, ठीक। जबकि गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ ये तीनों मेघालय पठार के भाग हैं, जो मेघालय पठार के हिस्सा हैं। और भुवन पहाड़ियाँ आपका मिजो हिल्स का भाग है। आराम से इसको बता रहे हैं ताकि याद हो जाए। प्रश्न नंबर 5 है जो इस बार 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था। जोजिला सुरंग निम्नलिखित किन स्थानों को जोड़ेगा? आपके विकल्प हैं मनाली एवं जम्मू, बी मनाली एवं लाहौल स्पीति घाटी, सी श्रीनगर एवं लेह, और डी श्रीनगर एवं जम्मू। तो ये आपका जोड़ेगा, जोजिला सुरंग आपका ये जोड़ता है श्रीनगर और आपके लेह को। विकल्प आपका सी इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? आपके विकल्प हैं तेलंगाना का पठार, विकल्प बी महाराष्ट्र का पठार, सी कर्नाटक का पठार, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो मालनाड क्षेत्र का जो संबंध है आपका, यह कर्नाटक का जो पठार है उससे रिलेटेड है। विकल्प सी आपका इसमें सही है। अगला टॉपिक है तटीय भाग। भारत की तटीय रेखा का पहला प्रश्न आपका, भारत की तट रेखा है, आपकी भारत की तट रेखा है ये बताना है। आपका विकल्प है 6200 किलोमीटर लंबी, बी 6100 किलोमीटर लंबी, सी 5985 किलोमीटर लंबी, और 6175 किलोमीटर लंबी। इसमें आपको बता दें कि जो भारत की तट के जो रेखा है वो आपका लगभग विकल्प नंबर डी के लगभग है, क्योंकि इसकी जो एक्यूरेट तट रेखा है वह है 7516.6 किलोमीटर लंबी है और भारत की 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और इसकी जो तट रेखा है 7516.6 किलोमीटर है। तो विकल्प नंबर डी इसके लगभग में है, तो इसलिए इसका विकल्प नंबर डी आपका सही है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट के कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? आपके ऑप्शन है आपके 10 समुद्री मील, बी आपका 16 समुद्री मील, सी 12 समुद्री मील, डी वृत्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका जो सही उत्तर आपका सी 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर के पास। अगला टॉपिक है अरब सागर के द्वीप समूह
इसका आपका पहला प्रश्न है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। यह आपका अवस्थित है विकल्प आपके दक्षिण पश्चिम भारत में, बी दक्षिण भारत में, सी दक्षिण पूर्वी भारत में, डी पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। इसमें आपका जो सही जवाब है वो है आपका दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। और ये जो है आपका एक एटला द्वीप समूह है। जो लक्षद्वीप टापू दक्षिण पश्चिम भारत के अरब सागर में अवस्थित है और यह एक क्या है, एटला द्वीप समूह है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं आपके विकल्प हैं ए 17, बी 27, सी 36, डी 47। तो इसमें आपका जो करेक्ट उत्तर है विकल्प सी आपका 36 द्वीप हैं आपके। इसके बारे में आपको बता दें कि लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोच्चि के तट पर 220 से 440 किलोमीटर दूरी की विस्तृत द्वीपों का एक समूह है। यह भारत का केंद्रशासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल आपका 32 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 3 है आपका, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। आपके विकल्प हैं प्रवाल उत्पत्ति का, बी ज्वालामुखी उत्पत्ति का, सी मृदा निक्षेपण का, डी इनमें से कोई नहीं। जो द्वीपों का जो समूह है आपका विकल्प नंबर ए जो आपका है प्रवाल उत्पत्ति का समूह है, क्योंकि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। और भारत में प्रवाल भित्तियाँ जो आपकी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और मन्नार की खाड़ी में, और क्या कहते हैं कि लक्षद्वीप मालवन जो महाराष्ट्र में है एवं कच्छ की खाड़ी में ये पाई जाती हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। विकल्प ए आपका सही है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो जो ये आपकी प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है वो है इसमें आपका जो विकल्प नंबर ए है कैम्बे की खाड़ी। विकल्प नंबर ए आपका इसमें सही है। कैम्बे की खाड़ी में आपकी प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। बाकी मन्नार की खाड़ी में, आपकी कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के द्वीप, इन सब में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। अगला टॉपिक है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। आपके विकल्प अल्मोड़ा, बी उत्तरकाशी, सी चंबोली, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ये आपका विकल्प ए है अल्मोड़ा, ये आपका तिब्बत की सीमा से नहीं लगा है। जो उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला है तिब्बत के साथ ये सीमा नहीं साझा करता है। और उत्तराखंड के 3 जिले जैसे कि पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी तिब्बत के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों का सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है। इन दोनों के साथ जो कॉमन जो बॉर्डर है वो कितने देशों के साथ है। आपके विकल्प ए 6, विकल्प बी 5, विकल्प सी 7, डी इनमें से अधिक, डी कोई नहीं। इसका उत्तर आप दीजिए, आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। इसमें जो आपका जो विकल्प आपका जो इसमें ई है इनमें से कोई नहीं सही है, क्योंकि जो विकल्प दिया गया है इसमें से आपका कोई सही नहीं है। पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाने वाले जो भारतीय राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं वो है आपका पहला जम्मू एंड कश्मीर, फिर लद्दाख, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात है। और बांग्लादेश के साथ जो सीमा बनाने वाले जो भारतीय राज्य हैं वो आपका असम है, और एक पश्चिम बंगाल, मिजोरम और मेघालय और त्रिपुरा हैं। तो इस हिसाब से आपका विकल्प नंबर सी है, जो एक भी कॉमन बॉर्डर इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है। ये आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का 17वीं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम अपने चैनल पे पूरा ऑफिशियल आंसर की के साथ बना के अपलोड किए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। केवल 17वीं बीपीएससी का और TRE 3 का जो पुनः परीक्षा हुई थी उसका भी वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, जो कि विथ फाइनल आंसर की के द्वारा मैच करके बताया गया है। तो इसका आपका जो सही हो जाएगा आपका विकल्प नंबर आपका सी उत्तर प्रदेश। जो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा है वह उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। और इसमें बता दें कि जो मध्य प्रदेश है वह
पूर्व में छत्तीसगढ़ और उत्तर में मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में महाराष्ट्र है तथा पश्चिम में आपका गुजरात है और पश्चिम में आप गुजरात और राजस्थान से क्या है घिरा हुआ है। तो इस हिसाब से जो आपका मध्य प्रदेश की जो सर्वाधिक जो लंबी सीमा है वो आपका उत्तर प्रदेश के साथ है। प्रश्न देखते हैं। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह आपके विकल्प हैं गुजरात का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है, मध्य प्रदेश का अंग है या उड़ीसा का अंग है। आपको बताना है यह विदर्भ किसका अंग है, कौन से राज्य का अंग है आपका। तो आपको बता दें कि जो यह विदर्भ है आपका महाराष्ट्र का क्या है, उत्तर पूर्वी प्रदेश के क्या है क्षेत्र है। तो बी आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न है पाट अंचल अवस्थित है, ये आपको बताना है कहाँ पे अवस्थित है, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या मेघालय में। तो जो आपका पाट अंचल अवस्थित है वह है आपका विकल्प नंबर बी झारखंड में, क्योंकि जो पाट अंचल है ये छोटा नागपुर क्षेत्र में अवस्थित है और इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं और जो छोटा नागपुर का पठार का अधिकांश भाग जो है झारखंड के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 6 है डुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है। और जो डुमरी तलैया है वो क्या है, रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है ये। तो ये किस राज्य में आपका है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो इसका भी आपका जो सही जवाब है झारखंड है, क्योंकि जो झुमरी तलैया है ये झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 7 है क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही मतलब घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा उसके बाद छोटा फिर उसे छोटा बताना है। तब के विकल्प हैं इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका सबसे पहले आपका तो घटते क्रम में यानी सबसे पहले आपका बड़ा आएगा। तो बड़ा में आपका पहला मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश और फिर बिहार। तो आपका आ जाएगा एक आपका विकल्प 3 पे है तो 3, 4, 1, 2 आपका सही हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका डी इसमें आपका सही हो जाएगा। इसमें आपका जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, इसमें जो मध्य प्रदेश का आपका है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह है आपका 2,40,928 और जो आंध्र प्रदेश का आपका 1,60,205 और जो बिहार का आपका है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो क्षेत्रफल क्रम बताना है आपका। तो इसमें आप बताइए कि कौन से 3 बड़े राज्य हैं आपके। तो इसमें जो विकल्प ए है सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। तो विकल्प ए इसमें आपका सही है। भारत की जनसंख्या के अनुसार आपका तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है। प्रश्न नंबर 9 आपका है। तो तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां तो वो आपका हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य आपका इसमें सही है। प्रश्न नंबर 10 है आपका कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। आपके विकल्प हैं 6, 7, 8, 9। तो जो आपका असम है वह टोटल 7 राज्यों से आपका घिरा हुआ है। विकल्प नंबर बी आपका इसमें सही है। प्रश्न नंबर 11 आपका है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। आपका विकल्प ए है लेह, बी कच्छ, सी जैसलमेर, डी बाड़मेर और ई है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो आपका गुजरात का जो आपका कच्छ जिला है, कच्छ जिला ये आपका सबसे बड़ा है। विकल्प नंबर बी आपका सही है। प्रश्न नंबर 12 गुजरात की राजधानी कौन सी है। तो इसमें आपकी जो गुजरात की राजधानी है वो है विकल्प नंबर सी गांधीनगर।
प्रश्न नंबर 13, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो इसमें आपका हो जाएगा विकल्प नंबर आपका ए जयपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी भारत का आपका जो स्कॉटलैंड है वह है आपका मेघालय। विकल्प नंबर डी आपका सही है। इसमें आपको बता दें कि जो आपका मेघालय है यह उत्तर पूर्वी भारत के मेघालय में स्थित शिलांग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है और यह क्या है कि भारत का सबसे लोकप्रिय जो पर्यटन स्थलों में से एक है। अगला टॉपिक है प्रजाति और जनजातियाँ। इसका पहला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित भागों में से द्रविड़ियम प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? आपके विकल्प हैं दक्षिण भारत, बी उत्तर पश्चिम भारत, सी उत्तर पूर्वी भारत, डी उत्तर भारत या ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये है इसमें आपका जो सही उत्तर दक्षिण भारत। विकल्प नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान की गई है? जनजातीय समुदाय की पहचान की गई है तो आपका विकल्प महाराष्ट्र, बी छत्तीसगढ़, सी हरियाणा, डी कर्नाटक। तो आपको बता दें कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। इसमें आपका जो विकल्प सी है हरियाणा, यहाँ पे आपका जो जनजाति है आपकी पाई जाती है। विकल्प नंबर आपका सी। प्रश्न नंबर आपका 3 है कि गद्दी लोग निवासी हैं, जो गद्दी लोग निवासी हैं ये आपके कहाँ के हैं? तो ये आपके हैं हिमाचल प्रदेश, क्योंकि गद्दी जनजाति जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में निवास करती है। प्रश्न नंबर 4 है कि बोडो निवासी हैं, बोडो जो निवासी है कहाँ के हैं? तो जो बोडो जो निवासी हैं ये आपके गुरु पहाड़ी। विकल्प नंबर ए आपका इसमें सही है। और ये जो बोडो निवासी है यह मुख्यतः आपकी असम की जनजाति है। अगला प्रश्न है, गोरो जनजाति है आपकी ये कहाँ की है? तो ये आपकी विकल्प डी आपकी मेघालय की। अगला प्रश्न है कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जो भील जनजाति आपकी पाई जाती है यह आपकी जो महाराष्ट्र है यहाँ पे आपकी पाई जाती है। विकल्प डी इसमें आपका सही है। इसके बारे में बता दें कि जो भील जनजाति है भारत के गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और एक जो आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक, त्रिपुरा और राजस्थान के इन राज्यों में आपकी जो भील जनजाति है पाई जाती है। प्रश्न नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य कौन से जोड़ी सही नहीं है? भील गुजरात ये आपका सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश ये भी आपका सही है, कोटा तमिलनाडु ये भी आपका सही है। जो विकल्प डी है आपका टोडा यह आपका सही नहीं है, क्योंकि यह जनजाति जो टोडा है यह तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है, न कि केरल में। अगला प्रश्न है, भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? विकल्प हैं सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो जो ये भरमौर जनजाति हैं ये आपकी पाई जाती हैं। विकल्प नंबर बी हिमाचल प्रदेश आपका सही है। अगला प्रश्न है, मणिपुर के मध्य घाटी में संकेंद्रित और अनुसूचित लोगों को कहा जाता है? तो इनको अब कहा जाता है, आपके विकल्प हैं मैतेई, बी मिसमी, डी कुकी, डी अपातानिस। तो जो इसमें आपका विकल्प ए है मैतेई, इनको मैतेई बोला जाता है। मैतेई से संबंधित टीआरई 3 में प्रश्न पूछे गए थे। अगला टॉपिक है अपवाह तंत्र। गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि गंगा की जलोढ़ मृदा गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग, तो आपको बताना इसमें कौन सा सही है। तो वह है इसमें आपका विकल्प
ए 6000 मीटर तक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? आपके विकल्प हैं हरिद्वार, बी ऋषिकेश, सी रुद्रप्रयाग, डी देवप्रयाग। अब बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जो अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं ये आपकी मिलती हैं देवप्रयाग में। विकल्प नंबर डी आपका सही है। ये जो आपका देवप्रयाग है ये उत्तराखंड के टिहरी जो गढ़वाल जिला है वहाँ पे यह स्थित है, जो कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इस संगम के स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा और अलकनंदा नदियाँ का संगम होता है। इसकी ये व्याख्या थी। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है? सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी आपकी जो नदी है इसमें गंगा नदी। विकल्प नंबर सी आपका सही है, क्योंकि गंगा की जो लंबाई है आपका 25 किलोमीटर है और जो इसकी जो लंबाई है 25 और जो महानदी है इसका जो आपका है 851 किलोमीटर और नर्मदा का आपका है 1312 किलोमीटर और जो गोदावरी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर। तो सबसे बड़ी जो नदी है भारत में यह है आपकी गंगा नदी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी का भाग कौन सी उपनदी है? आपके ए शंख, बी उत्तरी कोयल, सी दक्षिणी कोयल, डी बराकर। इसमें आपका जो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, माफ़ कीजिए आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये आपका इसमें सही है, क्योंकि जो उत्तरी कोयल और बराकर है यह आपकी गंगा नदी की उपनदियां हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या है। तो जो बिहार राज्य में आपकी जो गंगा किनारे जो राज्य हैं आपके वो टोटल हैं आपके 12। विकल्प नंबर बी आपका विकल्प नंबर सी आपका सही है। बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर क्या स्थित हैं, जिसमें से आपका इधर सारण आ जाता है, उसके बाद बक्सर आ जाएगा, फिर इधर से भोजपुर, फिर पटना, फिर वैशाली, फिर समस्तीपुर, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और लास्ट में सबसे कटिहार इसमें शामिल है। ये 12 जो ज़िले हैं जो गंगा किनारे बसे हुए हैं। प्रश्न नंबर 6, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो वह है आपका जो बिहार की जो राजधानी पटना है वहाँ पे यह सबसे लंबी है। विकल्प नंबर आपका सी। और जो इसके बारे में बता दें कि जो इसकी लंबाई है पटना में करीब 99 किलोमीटर है आपका, 99 किलोमीटर। और जो इसमें भागलपुर है, इस भागलपुर का जो लंबाई है वहाँ पे गंगा नदी की वो है आपकी 97 किलोमीटर। तो इस हिसाब से पहला पे आपका पटना हो गया और दूसरा पे आपका भागलपुर हो गया, 97 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? आपके विकल्प हैं सोन, बी पुनपुन, सी सकरी, डी बालन। तो जो इसमें आपका पुनपुन नदी है ये आपके क्या है सही है, क्योंकि पुनपुन नदी क्या कहते हैं कि फतुहा के पास गंगा में आके मिलती है। अगला टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो आपके विकल्प हैं सुबनसिरी, बी बेलसिरी, सी मानस, डी उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें आपके जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर से बहती है और भारत में प्रवेश करने के पश्चात इसका जो
अपवाह पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, जो कि ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से मिलने वाली जो सहायक नदियाँ हैं आपकी, वो है आपकी सुबनसिरी हो गया आपका, सुबनसिरी, उसके बाद मानस, और उसके बाद आपका हो गया बुरोई और बेकी, बुरोई और बेकी, तो 4 हो गया। तो इस हिसाब से आपका विकल्प नंबर डी इसमें आपका सही है। इसके बारे में आपको बता दें कि बीपीएससी ने इसका जो उत्तर है आपका ई माना है। बाकी घटना चक्र के बुक के अनुसार इसका उत्तर बताया गया है कि विकल्प डी इसमें आपका सही है। और बीपीएससी आयोग ने इसका उत्तर ई माना है, विकल्प नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। यह है व्याख्या, आप इसको देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में युरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? युरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प हैं गंगा, बी सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र, डी महानदी। तो इसको जाना जाता है आपको ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र मतलब विकल्प नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है? आपके विकल्प ब्रह्मपुत्र, बी सतलज, सी सिंधु, डी इनमें उपयुक्त सभी। इसमें आपका हो जाएगा विकल्प नंबर डी आपका उपयुक्त सभी, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र है, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में ही स्थित है। तो ये तीनों जो नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये तीनों आपके मानसरोवर झील के पास नदी के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है? आपके विकल्प हैं गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो ये आपका हो जाएगा विकल्प नंबर डी, जो मानस नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला टॉपिक है दक्षिण भारत की नदियाँ। प्रश्न नंबर 1, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी कृष्णा। इसमें आपका जो करेक्ट उत्तर है आपका ए, ऑप्शन ए नर्मदा, क्योंकि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि वह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, और भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने के कारण उसमें गाद का अभाव रहता है। इसका ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न है सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं। ऑप्शन ए पलामू पहाड़ से, ऑप्शन बी अमरकंटक से, ऑप्शन सी पूर्वी घाट से, ऑप्शन डी अरावली से। इसमें जो आपका सोन और नर्मदा है यह आपकी निकलती है अमरकंटक से, पर यह महानदी है ये आपकी निकलती है सिहावा पहाड़ी, जो कि धमतरी जिला में है, तो वहाँ से ये महानदी निकलती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका इसमें स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, आपके विकल्प है नर्मदा, बी ताप्ती, और एक नर्मदा, बी ताप्ती और 3 राप्ती। तो इसमें जो आपकी नर्मदा और ताप्ती हैं ये आपकी नदियां, ये दोनों आपके पश्चिम की ओर बहती हैं। पश्चिम की ओर मुख्यतः 3 नदियां हैं, एक तो नर्मदा, ताप्ती और एक माही नदी। ये तीनों पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाके गिरती हैं। और जो इसमें राप्ती है, तो राप्ती नदी आपकी घाघरा की सहायक नदी है, ठीक, जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। तो इसलिए इसका जो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मतलब कि विकल्प ए नर्मदा और ताप्ती। तो इसमें हो जाएगा कोट, जो ऑप्शन ए इसमें आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो कावेरी नदी है आपकी कौन से राज्यों से गुजरती है वो है आपका कौन से कर्नाटक, कौन से केरल और तमिलनाडु। आपका विकल्प बी आपका इसमें सही है, क्योंकि ये आपका बी आपका सही है, क्योंकि जो ये कावेरी नदी और कर्नाटक के कोडाडू जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तक, यानी कि 8 लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाद क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ये नदी है, यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। जो इसका जो है आपका अपवाद क्षेत्र वही है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तथा एक क्या कहते हैं कि संघ शासित जो क्षेत्र है पुडुचेरी में विस्तृत है। प्रश्न नंबर 5 है आपका कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए बागमती, बी घाघरा, सी गंडक, डी कमला, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो ये आपकी तेल नदी है यह आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ई। इसका विकल्प नंबर ई आपका सही है, क्योंकि जो तेल नदी है यह आपकी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। इस विकल्प में महानदी नहीं है, सिर्फ घाघरा, बागमती और गंडक है, कमला है, तो इसलिए इसका विकल्प ई आपका सही है। आपको बता दें कि यह जो नदी है यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। और महानदी की अन्य जो सहायक नदियों में से आपको बता दें कि एक है शिवनाथ, एक है जोंक, एक है हर्षदेव और एक है इब और मांड और इत्यादि, ये सभी महानदी की सहायक नदियां हैं। और जो तेल नदी भी है ये भी महानदी की सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? पूर्व की ओर आपकी प्रवाहित नहीं होती है तो वो है आपका ये आपकी नर्मदा और ये गंगावली। ये आपकी जो नदियां हैं ये पश्चिम से क्या कहते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और तथा ये अरब सागर में गिरती हैं। तो इसके हिसाब से आपका विकल्प नंबर ई इसमें आपका सही हो जाएगा। और ये जो गोदावरी है और ये कृष्णा नदी है, ये नदियाँ आपकी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये जो दोनों नदियाँ हैं गोदावरी और कृष्णा, ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, बहती हैं। और ये दोनों नदियाँ जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और ये आपकी नर्मदा हो गया और गंगावली, ये आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। और इसमें आपको और बता दें कि जो गोदावरी और कृष्णा जो नदियाँ हैं ये दोनों नदियाँ क्या कहते हैं कि दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है कि भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? तो ये जो भीमा नदी है यह आपकी जो उपनदी है किसकी सहायक नदी है? आपके विकल्प हैं कृष्णा, नर्मदा और दामोदर और चंबल। इसका जो आपका सही उत्तर है वो कृष्णा। ये जो भीमा नदी है आपकी कृष्णा की उपनदी या सहायक नदी है। और कृष्णा नदी की जो अन्य सहायक नदियां हैं आपकी, एक है कोयना और एक है घाट प्रभा और एक माल प्रभा और तुंगभद्रा और एक है मूसी। ये सभी आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है? आपके विकल्प हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं, ये नदियाँ युवा वलित से होकर और अभी यह युवा अवस्था में हैं। विकल्प 3 है इन नदियों के छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र हैं। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है ये तो आपका सही है, विकल्प 3 भी आपका सही है, बट जो विकल्प बी है ये आपका गलत है, क्योंकि इसमें ये जो नदियां हैं ये प्राचीन ये युवा नहीं प्राचीन वलित पर्वत और पठारों से होकर बहती हैं। और ये नदियां युवावस्था नहीं, ये अपनी प्रौढ़ावस्था में हैं। और इन नदियों में जो छोटा बेसिन होता है और जल ग्रहण करने का जो क्षेत्र होता है, इसके हिसाब से आपका जो विकल्प नंबर ए है आपका इसमें सही है, 1 और 3। अगला प्रश्न है कि दंड कारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? आपके विकल्प हैं महानदी, बी गोदावरी नदी और सी कृष्णा नदी, डी आपकी दामोदर नदी। तो ये है आपकी गोदावरी नदी। विकल्प बी आपका इसमें सही है, विकल्प बी आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि सोन नदी उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? अमरकंटक में कहाँ स्थित है? तो यह है आपका जो मैकाल श्रेणी, आपका विकल्प नंबर डी है, ये आपका सही है। यह इस बार 17वीं बीपीएससी में पूछा हुआ था। 17वीं बीपीएससी जो जोरी एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न आया हुआ था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है। अरब सागर में गिरने वाली जो प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इनके मध्य स्थित भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। अगला है अन्य नदियाँ। अगला टॉपिक है अन्य नदियाँ। इसमें है आपका पहला प्रश्न निम्नलिखित
तुलना के आधार पर हिमालय नदियाँ की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो इसमें आपके जो विकल्प हैं, पहला कि अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर हैं। दूसरा विकल्प है हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। और 3 है कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो इसमें आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन ये एक भी सही है, और आपका हिमालय नदी ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, ये भी आपका सही है। तो 1 और 2 सही है। तो इसके हिसाब से कूट देख लेते हैं। इसमें आपका जो कूट है ए और बी आपका सही है। 1 और 2 इसमें आपका सही है, तो ऑप्शन में ए इसमें सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी हैं, जो हिमालय ग्लेशियरों से जल प्राप्त करती हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं वो वर्षा पर डिपेंड करती हैं, जो हिमालय नदियाँ होती हैं वो बारहमासी मतलब कि 12 महीने अपना। और हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, और हिमालय नदियाँ युवा नदी की उदाहरण है तथा ये प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक क्षरण का कारण बनती हैं। ये आपका व्याख्या है। प्रश्न इसमें 2 है कि अट्टाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी से जुड़ती है। आपके विकल्प हैं हेमंत नदी, विकल्प बी अमू दरिया, विकल्प सी काबुल नदी, डी पृथ्वी में सबसे अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो अट्टाक है यह आपका काबुल नदी, विकल्प सी इसमें आपका सही है। क्योंकि जो सिंधु नदी है अट्टाक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है। सिंधु नदी इंडस रिवर बोलते हैं, अट्टाक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहाँ दाहिने तट पर अफगानिस्तान से आने वाली जो काबुल नदी है इसमें मिल जाती है। ठीक। और सिंधु नदी का जो उद्गम है वो आपके तिब्बत में कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट से होता है। और आपको बता दें कि यह तिब्बत यानी कि चीन में भारत पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए कराची के पास अरब सागर में क्या होती है कि मिल जाती है। ये जो हम व्याख्या बताए हैं लास्ट में वो सिंधु नदी के बारे में है। अगला प्रश्न है कि भारत और चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं। आपके विकल्प हैं स्पीत, बी लद्दाख, सी लाहौल, डी कारगिल। तो ये है आपका लाहौल। जो आपका लाहौल है वो आपका सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में जो गिरती हैं वो आप कहें, इसमें आपका जो विकल्प है गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, विकल्प बी महानदी कृष्णा तथा कावेरी, सी लूनी, नर्मदा, ताप्ती, और दोनों ए या बी। तो इसमें आपको मालूम है कि जो ये बंगाल की खाड़ी में पूछा है तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ मुख्यतः आपकी ताप्ती है, नर्मदा है और एक माही थी। तो ये पूछा बंगाल की खाड़ी में, तो ये आपका विकल्प ये भी सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ताप्ती और ये नर्मदा ये आपकी अरब सागर में गिरती हैं। तो इसके हिसाब से आपका डी इसमें आपका सही हो जाएगा, ए और बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं। इसकी आपकी व्याख्या बता दें। इसमें आपका सी सही है, छोटा नागपुर पठार। तो इसमें जो दामोदर और कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ ये छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के झारखंड से निकलती हैं। ठीक। और जो स्वर्ण रेखा है स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में क्या होती है कि गिरती है, जबकि जो दामोदर है ये आपकी दामोदर ये जाके हुगली नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी निकलती है। तो अभी हम व्याख्या में देखे हैं कि दामोदर नदी आपकी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, विकल्प नंबर बी इसमें आपका सही है। तब व्याख्या देख लेते हैं कि दामोदर नदी का उद्गम जो है वो छोटा नागपुर पठार से होता है और यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है,
जो दामोदर नदी है झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है, और इसकी जो सहायक नदियाँ आपकी हैं वो हैं बराकी, जमुनिया, बराकर और दामोदर नदी। आपकी दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी पर ही दामोदर घाटी निगम आधारित इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है, जो ओडिशा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बहते हुए गोदावरी से महाराष्ट्र के सोमनूर में मिलती है। ये इस प्रश्न का व्याख्या था जो इस किताब में। अगला प्रश्न है कि राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल आपका है। तो राजस्थान और गुजरात में जो बहने वाली नदी है उसका जो आपका उद्गम है वो है आपका पुष्कर घाटी। विकल्प भी आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है। तो ये आपकी जो इसमें भूमि बंधित नदी है वो आपकी लूनी नदी है। विकल्प नंबर सी आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। यह प्रश्न लगता है कि बीपीएससी का बहुत ही मनपसंद ये प्रश्न है, क्योंकि बार बार यह प्रश्न पूछता है। यह प्रश्न आपका TRE 1 में पूछा हुआ था, ठीक। उसके बाद इस बार 17वीं बीपीएससी हुई री एग्जाम, उसमें पूछा था। फिर 69वीं बीपीएससी हुआ था, उसमें पूछा है। यही है कि बीपीएससी का पेपर किन्हीं न किन्हीं वर्ष कभी ना कभी इसका रिपीट होता रहता है। इसीलिए बीपीएससी के जो सभी प्रीवियस ईयर पेपर हैं बहुत ही खास हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है बी 30 मीटर। इसकी व्याख्या पर नज़र डालते हैं। कोसी मैदान या बेसिन की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 30 से 50 मीटर के बीच है। भारत में कोसी मैदान निचले गंगा मैदान का भाग है। इसका सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से और दक्षिण पूर्व में है, अतः इसमें विकल्प भी सही है। ये इसका आपका जो व्याख्या थी। ये बिहार का एक प्रश्न है कि बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है कौन सी नदी जानते हैं। तो कौन सी है इसमें, ये सबको पता है, कोसी नदी जो बिहार की शोक नदी है। कोसी नदी बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है। यह नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। जब यह नदी अपना मार्ग बदलती है तो बहुत नुकसान करती है, जन धन सबकी हानि करती है, इसलिए इसको शोक नदी कहा जाता है। ये भी प्रश्न जो बिहार का जो शोक नदी है इससे भी लगातार 3-4 प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है। तो ये भी आपका हो गया कोसी नदी। इसके बाद एक और प्रश्न है, अगला इसमें प्रश्न है कि बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। ये आपका बीपीएससी TRE 3 में जुलाई में जो पिछली बार पेपर हुआ उसमें पूछा था। इसमें भी आपका हो जाएगा कोसी नदी। विकल्प नंबर ए आपका सही है। और ये कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है आपका ये हिमालय पर्वत के गोसाई धाम से होता है। और जो कोसी का जो असली नाम है वो है कौशिकी, और मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। यह खगड़िया के पास गंगा नदी में मिलती है। पूछता है कि कोसी नदी कहाँ मिलती है गंगा से, तो वो मिलती है खगड़िया के पास। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, निम्न नदियों में से अधिक नदी पथ परिवर्तन किया। वैसी प्रश्न को घुमा घुमा के हर साल पूछा है। तो ये भी आपका हो जाएगा कोसी नदी। विकल्प नंबर सी इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो इसमें जो त्रिवेणी नहर है ये आपकी गंडक नदी। विकल्प सी आपका इसमें सही है। ये जो है ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है आपकी, ये जो आपकी पश्चिमी चंपारण में स्थित है। फिर उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है, उसी से मिलता जुलता, कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। तो किस पे है, अभी इस पे ऊपर व्याख्या किया गया है, ये आपकी गंडक नदी। विकल्प सी आपका इसमें भी सही है। अगला प्रश्न है कि जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुलमित नहीं है। तो ये जोग जलप्रपात है ये शरावती, ये आपका इससे सही है आपका। ये कपिलधारा है ये कावेरी, ये आपका गलत है, क्योंकि कपिलधारा ये नर्मदा नदी से, और ये धुआंधर है ये भी आपका गलत है, ये आपकी गोदावरी से नहीं, ये भी आपकी नर्मदा से। तो इसके हिसाब से आपका
कौन सुलंबित नहीं है? तो बी और सी, इस हिसाब से आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, विकल्प नंबर डी इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? तो सबसे बड़ा जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो आपका पुनानी, विकल्प नंबर बी आपका सही है, पुनानी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 कि सूची 1 को सूची 2 से सुलंबित करना है। तो ये आपका जो 4 है, तो 4 आपका हो जाएगा, ये 4 आपका डेल्टा, ये डेल्टा हो गया। और जो कंकर है, कंकर आपका ये बांगर, और जो ये कायल है आपकी, ये होगा तटीय मैदान, और ये जो मांड है ये आपका पंजाब का मैदान। इस हिसाब से आपका जो कूट है, कूट आपका बी इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी, तो ये आपकी निकलती है नगरी, विकल्प ए आपका इसमें सही है। इसके बारे में आपको बता दें कि जो स्वर्ण रेखा नदी है ये छोटा नागपुर पठार पर रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है, रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। और यह झारखंड राज्य के रांची के निकट जो नगरी गांव है, ये नगरी गांव है, से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर क्या होती है कि बहती है। बहती हुई हुंडरू जल, एक है हुंडरू जल प्रपात का निर्माण करती है। कौन नदी? आपकी स्वर्ण रेखा नदी। और यह पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था, जो जुलाई में एग्जाम हुआ था। तो ये भारत और नेपाल के बीच में ये 1 to 5 में पूछा था आपका। ये आपका हो जाएगा काली नदी, विकल्प 20 में आपका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। काली नदी भारत तिब्बत की सीमा पर स्थित लिपुलेख दर्रे के निकट काका पानी से निकलती है। जो काली नदी का उद्गम स्थल है भारत तिब्बत की सीमा पर स्थिर लिपुलेख दर्रे के निकट, क्या नाम है उसका? काका पानी से निकलती है। सुगौली की संधि द्वारा यह नदी भारत नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानी जाती है। महाकाली नदी भारत में शारदा नदी के नाम से, और काली नदी भी इसको कहा जाता है, और भारत में शारदा नदी। इस प्रकार आपका जो इसमें विकल्प बी है आपकी काली नदी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि देवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है? ए महानंदा, बी भीमसाधरा, सी गोदावरी, डी कृष्णा। इसमें आपकी जो देवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है? तो यह है आपकी कृष्णा, डी आपका सही है। प्रश्न नंबर 22 है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्यों से अलग है? तुंगभद्रा, नर्मदा, पेनगंगा और महानदी। तो अन्यों से जो भिन्न है, एक होती है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, और एक आपकी अरब सागर में गिरने वाली। तो इसमें आपकी जो नर्मदा है आपकी, ये आपकी अलग है, क्योंकि यह आपके अरब सागर में गिर जाती है। और ये जो नर्मदा है आपकी पश्चिम की ओर प्रभावित होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। और जो ये बाकी नदियां हैं, जैसे कि तुंगभद्रा और आपकी तुंगभद्रा हो गया, और आपका पेन्नगा और आपकी महानदी, ये सभी आपकी पूर्व दिशा में क्या होती हैं कि बहती हैं और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अगला टॉपिक है नदियों के किनारे स्थित नगर। गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है? तो गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा जो शहर है वो है आपका विकल्प सी कानपुर। गंगा नदी किनारे तो वाराणसी, पटना, इलाहाबाद सभी स्थित हैं, बाकी सबसे बड़ा शहर पूछा है वो हो गया आपका कानपुर। कानपुर के बारे में बता दें आपको कि इसे उत्तर भारत का मानचेस्टर भी कहा जाता है। इसे आपको मानचेस्टर भी कहा जाता है। मानचेस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है, ठीक। और ये पटना गंगा नदी के किनारे अवस्थित बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से न सबसे बड़ा जिला है। और इलाहाबाद इसको मतलब कि प्रयागराज नाम, जिसको प्रयागराज कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। जो प्रयागराज है उत्तर प्रदेश की सबसे जनसंख्या वाला जिला है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी किनारे स्थित नहीं है? फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर, उत्तरकाशी।
तो गंगा नदी किनारे आपका फतेहपुर स्थित है, भागलपुर भी है, कानपुर भी है, उत्तरकाशी भी है, बट ये गंगा नदी की पूछा है ना, तो गंगा नदी ये उत्तरकाशी इसमें आपको सही हो जाएगा। इसलिए सही हो जाएगा कि जो उत्तरकाशी है ये जब जो गंगा नदी जब निकलती है आपकी तो भागीरथी के नाम से जानी जाती है, तो भागीरथी के नाम से ये उत्तरकाशी आपका सही होगा, ना कि गंगा नदी के नाम से। इसलिए आपका इसमें सी सही है, क्योंकि बाद में जब जो नदी जो आपकी देवप्रयाग में ये नदी भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं, जब उनका संगम होता है, तो वहाँ पे जाके आपका इसका नाम गंगा होता है। तो उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है, न कि आपकी गंगा से, इसलिए आपका विकल्प सी इसमें आपका सही है। अगला है कि कश्मीर में पहलगाम नदी किस किनारे बसा है, तो ये आपका बसा है लिद्दर, विकल्प सी आपका इसमें सही है। अगला टॉपिक है प्रपात और झीलें। हुंडरू प्रपात निर्मित है, ऑप्शन ए इंद्रावती नदी, इंद्रावती पर, कावेरी पर, स्वर्णरेखा या स्वर्णरेखा नदी पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हुंडरू आपकी प्रभात है आपका ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, विकल्प नंबर आपका सी इसमें सही है। इसके बारे में बता दें कि हुंडरू प्रभात रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित है। इसकी जो ऊंचाई है आपकी 98 मीटर या फीट में 321 फीट है, 321 फीट है। अगला प्रश्न, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, तो यह है आपका कावेरी नदी पे, विकल्प ए आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है, तो मीठे पानी की झील है तो ये लोकटाक, इसको आप लोकटक बना लीजिए, ये लोकटक लिखा हुआ है। तो आपके विकल्प हैं चिल्का, सांभर, उलर और लोकटक। तो आपके मीठे पानी की झील आपकी ये एक तो उलर होगा, उलर हो जाएगा, उलर आपका जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में है, और एक लोकटक है ये आपका मणिपुर में है। उलर जम्मू कश्मीर में और लोकटक मणिपुर में ये दोनों मीठे पानी की झील है। और जबकि जो चिल्का है ये आपकी उड़ीसा में है, और ये जो सांबर है ये आपके राजस्थान में। ये दोनों खारे पानी की झील हैं। तो मीठे पानी की झील पूछा है तो उलर और लोकटक, तो ये आपका एक से अधिक हो जाएगा, विकल्प नंबर ए इसमें आपका एक से अधिक हो जाएगा। ये जो झील हैं ये कहाँ है उसको याद कर लीजिएगा, चिल्का कहाँ पे, सांबर कहाँ पे, उलर कहाँ पे और लोकटक कहाँ पे है। इससे भी प्रश्न आपके बनते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है। आपके विकल्प हैं सासाराम, बी नवादा, सी कैमूर, डी रोहतास। तो इसमें आपका जो तिल्हाड़ कुंड है ये आपका कैमूर में है, विकल्प सी आपका सही है। यह बिहार के कैमूर जिले में, इसको जो तिल्हाड़ आपका लिखा है ना, इसको तेलहर बोलते हैं, तेलहर या तलहार, ये अलग अलग नाम इसमें देता है। कुंड जलप्रपात अवस्थित है, यह बिहार के रोहतास पठार में अवस्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है। एशिया की सबसे बड़ी पूछा है गोखुर झील, तो आपका विकल्प ए है घोघा झील, विकल्प बी कनवार झील, ये विकल्प बी कनवार झील, ये कनवार झील नहीं है, ये कांवर झील है, इसको आप कांवर झील कर लीजिए, कांवर झील। तीसरा है अनुपम झील, डी है कुशेश्वर झील। तो इसमें आपकी जो कनवार जो लिखा है यानी कि कांवर झील, यही आपका सही है, विकल्प नंबर बी आपका सही है। यह जो आपका झील है यह बेगूसराय में स्थित है। कहाँ पे है, बिहार के बेगूसराय में स्थित है, और बिहार का एकमात्र यह रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। तो यही आपका एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील है जो बिहार के बेगूसराय में, और इसका नाम क्या है, कांवर झील। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। जो थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी का नगर का उद्गम स्थल है आपको बताना है। ए भाखड़ा बांध, बी हथनी कुंड बराज, और सी हरिकेक बैराज, डी रणजीत सागर बांध। आपको बता दें कि ये आपका हो जाएगा सी आपका हरिके बैराज, विकल्प सी इसमें आपका सही है। क्योंकि जो इंदिरा गांधी नहर है हरिके बैराज, इसको बोलते हैं हरिके बांध, ठीक, पंजाब से निकलती है। कहाँ से निकलती है, पंजाब से, और पंजाब से निकलती है तथा राजस्थान के थार मरुस्थल में, पंजाब से निकलती है और राजस्थान के थार मरुस्थल में जाकर
लगभग मतलब समाप्त हो जाती है। ठीक, और यह जो नहर है ना, राजस्थान में बाड़मेर और बीकानेर और चूरू और क्या कहते हैं जैसलमेर में और जोधपुर में तथा श्री गंगानगर जिलों में होकर बहती है। ये जिला भी पूछ देता है ऑप्शन में कूट बना के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे लंबी नहर है? तो ये प्रश्न आपका TRE 3 में भी पूछा था। ठीक, तो सबसे बड़ी नहर आपकी है इंदिरा गांधी नगर, विकल्प सी आपका सही है। देखिए ये BPSC TRE 3 में पूछा हुआ प्रश्न है, 1 to 5 में पूछा था ये। अगला टॉपिक है आपका जलवायु। देखते हैं इसका पहला प्रश्न, जलवायु मानसून। पहला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे शुष्क स्थान है? आपके विकल्प हैं, विकल्प ए लेह, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी प्रति में से एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। जो इसमें आपका सबसे शुष्क है वो है आपका क्या कहते हैं जैसलमेर, विकल्प नंबर आपका सी आपका सही है। जैसलमेर राजस्थान में स्थित जैसलमेर भारत का सबसे शुष्क स्थान है। यह स्थल आपका थार रेगिस्तान में स्थित है। यहाँ औसतम वर्षा लगभग 200 से 210 मिमी होती है। प्रश्न 2, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो ये आपका इसमें विकल्प नंबर जो बी है आपका, विकल्प नंबर बी आपका सही है। 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। प्रश्न 3 है, प्रश्न 3 आपका, कोपेन के वर्गीकरण के योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार की किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो इसमें आपका जो विकल्प बी है CWG ये आपका सही है। प्रश्न नंबर 4 है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? प्रश्न रिपीटेड है अलग अलग वर्ष में, तो इसका भी हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए CWG। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध है? तो इसका आपका विकल्प है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, बी ITC जेट का खिसकना, सी तिब्बती उच्च, डी ला नीना। तो इसमें आपके ये सभी हो जाएंगे विकल्प A B C D। इसके लिए आपका उपरोक्त में से एक से अधिक आपका सही हो जाएगा। जो ये ITC जेड है इसका विस्तृत रूप होता है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ITC जेड का खिसकना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो सबसे सूखा स्थान आपका विकल्प है मुंबई, दिल्ली, लेह, बंगलुरु। तो इसमें आपका जो लेह है आपका सबसे सूखा है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है? तो इसमें आपका जो इसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, विकल्प ए आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो यह आपकी 15 अक्टूबर। यह नज़दीक में 15 अक्टूबर, जो कि इसका जो एक्यूरेट डेट है वो है 14 अक्टूबर, क्योंकि जो भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी मानसून पूर्वानुमान आने व लौटने की तिथियों में कुछ बदलाव किया है। ठीक, तो हैदराबाद में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी का सामान्य तिथि पहले 15 अक्टूबर थी, लेकिन 14 अक्टूबर कर दी गई है। तो इसके हिसाब से आपका जो निकटतम विकल्प आपका है जो 15 है वो आपका सही है। ये BPSC के 11th-12th में 2023 में पूछा गया ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो इनकी भिन्नता का जो कारण है यह है उनकी ऊंचाई में भिन्नता, विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है? तो पहला विकल्प है आपका साफ आकाश से, विकल्प बी बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, और 3 है स्थल पर तापमान बढ़ने से। तो इसमें आपको बता दें
कि केवल मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है आपकी साफ आकाश से। विकल्प आपका केवल एक इसमें सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि उसका कारण क्या है? तो इसका जो इसमें आपका सही उत्तर है, जो विकल्प नंबर डी है, हवाओं किस प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती। जो हवाएं हैं वो किस प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? आपके विकल्प हैं, ए मालाबार, बी कोरोमंडल, सी कोंकण कोंकण, डी पृथ्वी सबसे अधिक, ई कोई नहीं। तो जो आपका ये कोरोमंडल है ये आपका इसमें सही है। अगला टॉपिक है वर्षा। टॉपिक वर्षा से पहला जो प्रश्न है, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? तो इसे हम तो जो ये होता है गली कटाव। इसमें आपका विकल्प ए इसमें आपका सही है। के बारे में बता दें कि जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो गली कटाव बनाता है। गली कटाव चंबल बेसिन में पाया जाता है, जहाँ इसे खड्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड्ड कहा जाता है। प्रश्न 2 है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो ये आपकी होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। विकल्प सी आपका इसमें सही है। विकल्प सी इसमें आपका सही है। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो इसका आपका जो सही जवाब है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपका कोरोमंडल तट यानी ऑप्शन बी आपका सही है इसमें। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, आम्र वर्षा मैंगो सोवर संबंधित है। विकल्प ए आमों के बौछार, विकल्प बी आम का टपकना, विकल्प सी बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, और डी आम की फसल। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है विकल्प डी आम की फसल, क्योंकि जो आम्र वर्षा है कर्नाटक और जो केरल राज्य में होने वाली जो मानसूनों जो पूर्व वर्षा या फुहार है जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की जो बौरें पेड़ से टूटकर गिरती आपकी नहीं है, अतः आम की फसल जो होती है बहुत ही अच्छी होती है। तो ये आम की फसल संबंधित है आम्र वर्षा। अगला प्रश्न है कि चेरापूंजी अवस्थित है। तो आपका चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? वो है आपका मेघालय राज्य में। विकल्प नंबर सी आपका सही है। जो आपका ये चेरापूंजी है ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में खासी जो पहाड़ी है वहाँ पर स्थित है, और मासिंगराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अब चेरापूंजी ही था। मतलब पहले चेरापूंजी में बहुत अधिक बारिश होती थी, अब इस समय अब मासिंगराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 6 है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग जानते हैं मैंगो शावर्स। विकल्प ए आपका इसमें सही है। प्रश्न नंबर 7 आपका है, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा से कम होती है। तो ये होती है आपकी 75। विकल्प नंबर डी आपका इसमें सही है। 75 वार्षिक वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से कम होती है। अगला टॉपिक है शीतकालीन वर्षा। प्रश्न नंबर 1 है इसका, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? आपके विकल्प है केरल, बी तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। इसमें आपका जो तमिलनाडु है ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जाड़े के मौसम में यहाँ पे आपकी बारिश मिलती है। कारण क्या है इसका? इसका जो कारण है या जो व्याख्या है इसको हम देख लेते हैं।
कि जाड़े में दिए गए विकल्पों में से तमिलनाडु तथा दक्षिणी पूर्व केरल में वर्षा होती है। चूँकि केरल के आंशिक क्षेत्र में यह वर्षा होती है, अतः ज़्यादा जो उपयुक्त विकल्प है आपका बी सही है। इसके बारे में यह व्याख्या दिया गया है। अगला टॉपिक है प्राकृतिक आपदाएँ। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसका जो सेकंड पार्ट है, यहाँ से आगे का जितने भी बचे हुए प्रश्न हैं, इसको हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग करेंगे। दोस्तों, यह सेशन यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। अगर आपको इस सेशन से परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा भी लाभ मिला हो या सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।